हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन की मांग लोच को समझेंगे कि प्रतिस्थापन की मांग लोच का क्या अर्थ होता है और प्रतिस्थापन की मांग लोच के कितने और कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ये सब समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि प्रतिस्थापन की मांग लोच का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। जो ये प्रतिस्थापन की मांग लोच है, इसका प्रतिपादन यानी कि इसकी स्थापना हिग्स द्वारा की गई और इसके माध्यम से ये बताया गया है कि दो वस्तुओं की कीमत अनुपात में परिवर्तन होने पर एक वस्तु को दूसरे वस्तु के स्थान पर किस सीमा तक परिवर्तित या परिवर्तन किया जा सकता है, उसका माप ही प्रतिस्थापन की मांग लोच कहलाती है। यानी कि जो ये प्रतिस्थापन की मांग लोच है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि कीमत अनुपात में परिवर्तन होने से किस तरह से एक वस्तु को दूसरे वस्तु के स्थान पर किस सीमा तक परिवर्तित किया जाता है, इसकी माप ही प्रतिस्थापन की मांग लोच कहलाती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। जब दो वस्तुओं के कीमत अनुपात में परिवर्तन हो और जब कीमत अनुपात में परिवर्तन होता है तो किस तरह से डिमांड डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे डिमांड नहीं, यहाँ पे एक दूसरे के स्थान पर इनको परिवर्तित किया जाता है। जब दोनों वस्तुओं के किस तरह से कीमत अनुपात में परिवर्तन हो तो ऐसे में किस सीमा तक एक वस्तु को दूसरे वस्तु के स्थान पर परिवर्तित किया जाता है, इसकी माप ही मांग की प्रतिस्थापन मांग लोच कहलाती है। यानी कि किस तरह से जो प्रतिस्थापन किया जाता है वो जब दो वस्तुओं की कीमत परिवर्तित होगी तो जाहिर सी बात है लोगों का जो बजट है वो सीमित है, तो वो उन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर किस सीमा तक परिवर्तित करेंगे। जब हम इसकी माप करते हैं तो उसे हम प्रतिस्थापन की मांग लोच कहते हैं। जिस तरह से यह प्रतिस्थापन की मांग लोच। अब हम इसके बाद प्रतिस्थापन की मांग लोच के प्रकार को समझ लेते हैं कि कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है। और सबसे पहला प्रकार है इकाई के बराबर स्थानापन्न की लोच। यानी कि इकाई के बराबर स्थानापन्न की लोच, इसका क्या मतलब है। स्थानापन्न किस तरह से, किस संदर्भ में यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो ये स्थानापन्न है वो किस तरह से लोच का गुणांक उस समय इकाई के बराबर होगा जब सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी बराबर 1 होगा। यानी कि इसीलिए इसको हम इकाई के बराबर स्थानापन्न की लोच भी कहते हैं। ये कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब x और y की जो मांग के अनुपात है उसमें अनुपातिक परिवर्तन x और y की कीमत अनुपात के अनुपातिक परिवर्तन की ठीक बराबर होता है। तब ऐसे में ये सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी बराबर 1 के संदर्भ में हम इसे व्यक्त करते हैं और ये इकाई के बराबर स्थानापन्न की लोच होती है। यानी कि x और y की मांग के अनुपातिक जो परिवर्तन है वो किस तरह से x और y की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के वो ठीक बराबर होता है। यहाँ पे जो ये x और y वस्तु के जो मांग अनुपातिक परिवर्तन है वो और x और y की कीमत अनुपातिक परिवर्तन
ये दोनों ही जब बराबर होते हैं, इन दोनों में जब परिवर्तन ये बराबर होते हैं, मांग अनुपातिक परिवर्तन इन दोनों वस्तुओं के संदर्भ में और कीमत अनुपातिक परिवर्तन इन दोनों वस्तुओं के संदर्भ में जब ये ठीक बराबर होते हैं तो इसे इकाई के बराबर स्थानापन्न लोच कहते हैं। अगला प्रकार है दूसरा, इकाई से अधिक स्थानापन्न की लोच। इकाई से अधिक स्थानापन्न की लोच ये कब हो, कैसे होगी? जब x और y वस्तु की मांग अनुपातिक परिवर्तन उसके कीमत अनुपातिक परिवर्तन अनुपात से वो अधिक होती है। यानी कि यहां पे जो x और y वस्तु की जो मांग अनुपातों में जो परिवर्तन है वो अधिक होता है। किससे? इन दोनों वस्तुओं के कीमत अनुपात परिवर्तन से। और इसको हम सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों वस्तुओं के मांग अनुपातों में परिवर्तन अधिक होता है जबकि कीमत अनुपातों में जो परिवर्तन है वो कम होता है। तो इस तरह से ये इकाई से अधिक स्थानापन्न की लोच होती है। और अगला प्रकार है इकाई से कम स्थानापन्न की लोच। इकाई से कम स्थानापन्न की लोच यहां पे इकाई से अधिक स्थानापन्न की लोच के ठीक विपरीत होगा। कि किस तरह से? यहां पे जो ये स्थिति है इकाई से कम स्थानापन्न की लोच, ये घटिया जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में देखा जाता है। जो वस्तुएं घटिया स्थानापन्न की होती है उनके संदर्भ में ये इकाई से कम स्थानापन्न की लोच देखी जाती है और इनकी स्थानापन्न लोच इकाई से कम होती है। और इसको हम किस तरह से? सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी लेस देन 1 के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं। किस तरह से? ये लेस देन होती है और ये किस तरह से? यहाँ पे जो दोनों वस्तुओं की जो मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो कम होगा जबकि इन दोनों वस्तुओं की कीमत में जो अनुपातिक परिवर्तन है वो अधिक होगा। और इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी लेस देन 1 के रूप में इसे हम व्यक्त करते हैं और इसको हम इकाई से कम स्थानापन्न की लोच कहते हैं। और अगला है चौथा प्रकार, शून्य स्थानापन्न की लोच। शून्य स्थानापन्न की लोच यानी कि कीमत अनुपातों में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, चाहे कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो कीमत अनुपातों में दोनों वस्तुओं के, जो उनकी जो मांग अनुपात में जो परिवर्तन है वो फिर भी शून्य रहे, तो ऐसे में शून्य स्थानापन्न की लोच कहलाती है। यानी कि इसको हम सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि ये साफ साफ इस चीज को प्रदर्शित करता है कि जब कीमत अनुपातों में परिवर्तन हो लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांग अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो, वो शून्य हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी बराबर 0 के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं और इसको ही हम शून्य स्थानापन्न की लोच कहते हैं। जब दो वस्तुओं का निश्चित अनुपात में प्रयोग किया जाता है तो उनका एक दूसरे के रूप में स्थानापन्न करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब दो पूरक वस्तुएं होती है तो ऐसा नहीं हो सकता हम एक का प्रयोग कर सकते हैं दूसरे को हम छोड़ सकते हैं। तो इन स्थिति में जब दो वस्तुएं निश्चित अनुपातों में उनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी है वो बराबर 0 के रूप में होती है और इसको हम शून्य स्थानापन्न की लोच कहते हैं। और अगला पांचवा और अंतिम प्रकार, अनंत स्थानापन्न की लोच। जब तक x की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है तो
एक्स और वाई दोनों की मांग रहती है। यानी कि जब तक एक्स की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है तब तक एक्स और वाई दोनों की मांग यहाँ पे रहती है, परंतु जैसे ही एक्स की कीमत गिरती है तो वाई की जो कीमत है वो स्थिर रहने पर वो किस तरह से उपभोक्ता वाई के स्थान पर एक्स वस्तु का वो प्रयोग करता है, उसको खरीदता है, अर्थात पूर्ण रूप से वो स्थानापन्न करता है। यानी कि जैसे ही एक वस्तु, मान लेते हैं एक्स वस्तु की कीमत गिर जाती है तो वाई की कीमत स्थिर रहने पर जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता वाई के स्थान पर वो पूर्ण रूप से एक्स वस्तु को खरीदता है, अपने आप को पूर्ण रूप से वो वाई से वो एक्स वस्तु की ओर हस्तांतरित कर देता है और पूर्ण रूप से ये स्थानापन्न कर देता है। तो इस तरह से ये अनंत स्थानापन्न की लोच होती है कि किस तरह से एक वस्तु की कीमत गिर जाती है और दूसरे वस्तु की कीमत उतनी रहे, स्थिर रहे। तो ऐसे में जिस वस्तु की कीमत गिर जाती है सारी डिमांड उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो उपभोक्ता है वो पूर्ण रूप से स्थानापन्न कर जाता है और इसे हम स्थानापन्न की अनंत आय लोच या अनंत स्थानापन्न की लोच कहते हैं। तो इस तरह से ये स्थानापन्न की जो मांग की जो लोच है उसकी प्रकार है। इन प्रकारों को हमने 5 प्रकारों को एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, जहाँ पे हमने ये समझा कि प्रतिस्थापन की जो ये मांग की लोच है इसका क्या अर्थ होता है और इसके कितने और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।